प्रयास करे। जैन समाज को कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जैन समाज काफी सक्षम समाज है और किसी और आरक्षण का मोहताज नहीं है। फिर भी अभी जो प्रधानमंत्री महोदय ने स्वर्ण आरक्षण जो दिया है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, तो उसमें जैन समाज नहीं सभी समाज आते हैं, यानी जनरल कैटेगरी वाले और सभी समाज का उसमें समाविष्ट होता है। इसके जरिए अप टू 10% रिजर्वेशन आपको नौकरी में है, अगर आपको जॉब करना है, जॉब में गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन है, आपको एजुकेशन के लिए, आपको एडमिशंस के लिए, इन सब के लिए 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए अवेलेबल है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन का फायदा आप कैसे उठाओगे, लाभ कैसे उठाओगे? तो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में 8 लाख रुपए से नीचे जिसका भी आपका इनकम होता है, यानी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो या आपका ईयरली इनकम है 8 लाख सॉरी बिलो 8 लाख, वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। अभी इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो आप किसी भी तहसीलदार कार्यालय में जाओगे, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से ये महाराष्ट्र में तो तहसीलदार बोलते, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा तहसीलदार का मतलब क्या है। तो आप तहसीलदार कार्यालय में जाओगे तो आपको तहसीलदार ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना के दे देगा। 100-200 रुपया हो सकता है वो लेवे, भले ही 100-200 रुपया लगे, 200-300 रुपया लगे, आप ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना लीजिए और इन सभी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के रिजर्वेशंस का, इनके अलग अलग लाभों का वो भी आप फायदा उठाइए। माइनॉरिटी तो है ही, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा ही, मगर ये आत्मनिर्भर भारत और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये भी हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हमने इसका भी लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना आवश्यक है। अभी हम माइनॉरिटी के अलग अलग स्कीम्स के बारे में संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर विस्तार से बताना चाहे तो मेरे ख्याल से 2 घंटा भी कम पड़ेगा, तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। और उसके बाद यदि उसके परिप्रेक्ष्य में आपके यदि कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और अर्पित जी मुझे क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में वो सब सवाल पूछेगी, मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं स्कॉलरशिप्स की। अभी स्कॉलरशिप ऑलरेडी गवर्नमेंट पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो होता है NSP जिसे कहा जाता है, वो ऑलरेडी अभी ऑन हो चुका है। और उसमें प्री मैट्रिक यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो PhD तक सभी छात्रों को, सभी जैन समाज के सभी विद्यार्थियों को उसमें लाभ मिल सकता है। जैसे 3 टाइप की स्कॉलरशिप होती है, एक है प्री मैट्रिक, एक है पोस्ट मैट्रिक, एक है मैरिट कम मींस। प्री मैट्रिक यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक वो होती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें हर स्कीम में आपको एक इनकम लिमिट दिया गया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स का हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में इनकम लिमिट जो है वो 1 लाख के अंदर है। 1 लाख के अंदर यदि आपका इनकम लिमिट है तो आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको परसेंटेज जो है 50% एंड अबव आपको होना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन जो लगता है उसमें आपका फीस, स्कूल का फीस का रिसिप्ट लगता है, आपका सर्टिफिकेट लगता है जो कि दर्शाता है कि आप जैन हो, तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी चलता है। आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, इनकम प्रूफ लगता है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है जो ये दर्शाता है कि आप उस शहर के रहवासी हो, उस स्टेट के रहवासी हो। और आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन scholarships.gov.in। अर्पित जी थोड़ा सा इसको चैट बॉक्स में आप डाल देना ताकि सब जन उसको नोट कर सके। आई रिपीट scholarships.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन लॉगिन करना है, पूरा फॉर्म सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, और उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेना है उस फॉर्म का, और वो प्रिंट आउट आपको आपके कंसर्न स्कूल में सबमिट करना है। ये हो गया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का। वैसे ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी 10th अबव अप टू SYTY उसके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। और अलग अलग जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ये सब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको मिलती है 7,000 से लेके तो 25,000 रुपए तक। अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स है। उसके लिए आपका इनकम लिमिट है अप टू 2 लाख रुपीज। डॉक्यूमेंटेशन अगेन सेम प्रोसेस सेम। उसके बाद आता है मैरिट कम मैरिट मींस।
मेरिट कम मेरिट मीन्स यानी जो भी आपके टेक्निकल कोर्सेज है, आर्किटेक्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया, पीएचडी हो गया, सभी टाइप के टेक्निकल कोर्सेज, उसके लिए आपका इनकम लिमिट है अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपया। और डॉक्यूमेंटेशन अगेन रिमेन्स द सेम। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ही अप्लाई करना है और प्रिंट आउट निकल के आपको आपके कंसर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल जो भी है वहां पे आपको सबमिट करना है। तो ये 3 टाइप की स्कॉलरशिप हुई। इसके अलावा एक नई उड़ान करके एक स्कीम है, जो कि अगर हमारे कोई विद्यार्थी यूपीएससी एमपीएससी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनको 50,000 रुपए तक का अनुदान ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है नई रोशनी स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी एमपीएससी के लिए। ये हो गया स्कॉलरशिप्स के बारे में। मैं सब में संक्षिप्त में बता रहा हूँ, डिटेल्स में हम यदि प्रश्न उत्तर में कोई सवाल हो गया आपके तो हम उसमें डिटेल्स में भी जाएंगे। सॉरी। अभी स्कॉलरशिप्स के बाद एजुकेशनल लोन। अच्छा, एजुकेशन अगर देखा जाए तो काफी महंगा हो चुका है। कोई भी छोटा मोटा कोर्स भी अगर आपको करना है, इंटीरियर डिजाइनर कर लो या इंजीनियरिंग कर लो, आर्किटेक्चर कर लो, तो सभी के लिए आपको 5 लाख से लेके 15-20 लाख रुपए तक की राशि लगती है। और काफी लोग, जैन समाज के भी काफी लोग पैसे के अभाव के कारण इन सब शिक्षण से वंचित रहते हैं, एजुकेशन से वंचित रहते हैं। तो इनके लिए एजुकेशनल लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये एजुकेशनल लोन कैसे प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू ये स्कीम ऑपरेट होती है। और इसका हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, अभी आज तो यहाँ पे सभी स्टेट से, काफी अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, तो हर स्टेट में इसके लिए एक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी अपॉइंट कर दी चुकी है। जैसे महाराष्ट्र में मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो गुजरात में गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ऐसे हर स्टेट में एक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है। उधर जाके, और इसके स्टेट चैनलिंग एजेंसी के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज है। सभी देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में इन स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के ऑफिसेज अवेलेबल है, मौजूद है। वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसका ऑनलाइन भी काफी स्टेट्स में ऑनलाइन पोर्टल्स भी इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अवेलेबल है, तो उसका आपको वहां पे अप्लाई करना है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, परसेंटेज कितना लगेगा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। अप टू 6 लाख इनकम लिमिट इसमें भी है। अप टू 6 लाख यदि आपका इनकम है तो आप ये स्कीम के लिए इलिजिबल हो। तो अप टू 6 लाख का आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगेन लगेगा, जो कि आप सेल्फ एफिडेविट भी दे सकते हो। इसके अलावा जो केवाईसी डॉक्यूमेंट बैंक मांगेगी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मांगेगा, वो आपको सबमिट करने। अच्छा, इसमें अगर आपका 8 लाख के ऊपर लोन है तो आपको कोलेटरल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी होती है। 8 लाख के अंदर यदि आपका लोन है तो आपको किसी कोलेटरल सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई एजुकेशनल लोन के, हायर एजुकेशन लोन। इसी तरह से एक अब्रॉड के लिए, अगर आपको एजुकेशन के लिए जाना है, आजकल वो ट्रेंड काफी चल रहा है और मैं तो बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों ने जाना भी चाहिए अब्रॉड एजुकेशन के लिए, अब्रॉड किसी डिग्री डिप्लोमा के लिए यदि आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक पढ़ो प्रदेश योजना स्कीम अवेलेबल है। अब ये पढ़ो प्रदेश योजना के लिए अप्लाई कहाँ करना है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है नेशनलाइज बैंक में। ये स्कीम जो है ये आपको स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से नहीं है, ये आपको नेशनलाइज बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। और ये कितनी राशि मिलती है, तो अप टू 30 लाख, 30 लाख रुपए तक का लोन आपको, आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाइए, वहां पे आप बोलिए कि ओवरसीज एजुकेशन लोन करना है। सभी नेशनलाइज बैंक में ओवरसीज एजुकेशन लोन होते हैं, परसेंटेज डिफर करते हैं बैंक टू बैंक, मगर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। वहां अप्लाई जब करोगे तब उनको आपको ये बताना है कि ये जो लोन है ये पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत हमारा सैंक्शन कर रही है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इसमें और बढ़ जाएंगे। एक बढ़ेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 6 लाख के अंदर आपका इनकम है तो ये आप पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यहाँ पे सेल्फ एफिडेविट चलता नहीं है। तो काफी स्टेट्स में, यानी जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट
आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। मगर बाकी काफी स्टेट्स में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको स्टेट गवर्नमेंट के जरिए नहीं मिलता है। तो इन सभी स्टेट्स में आपका कोई भी रजिस्टर्ड अगर ट्रस्ट कोई है, रजिस्टर्ड संस्था, राष्ट्रीय संस्था अगर है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चल जाता है। जैसे कि ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली जैन समाज की शिखर संस्था है। तो जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो सबमिट कर सकते हो। इसका सेकंड एक और ये है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ईडब्ल्यूएस के लिए बताया था कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो आप जब तहसीलदार के पास इनकम सर्टिफिकेट बनाने जाते हो, वहां पे यदि आप उसको बोल देते हो कि हमारा कम्युनिटी जैन है, रिलीजन जैन है, और वो उस पे जैन लिख के देता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको चलेगा। तो ये हो गया पढ़ो प्रदेश योजना। अभी इसमें लाभ क्या मिलता है? लाभ ये मिलता है कि मान लो कि आपका 3 साल का डिग्री है, तो अप टू 3 इयर्स, और उसके बाद 6 महीना जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है, या तो 6 मंथ्स विच एवर इज हायर, तो ये 6 महीने का मोरिटोरियम पीरियड होता है। तो यानी 3 साल आपके डिग्री के, और उसके बाद 6 महीना का ये मोरिटोरियम पीरियड। ये 3.5 साल का जो आपका इंटरेस्ट है, आपको कोई इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं। आपका इंटरेस्ट आपके बीएफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। ये हर साल में उसका सेटलमेंट होता है, और सेंट्रल से डायरेक्टली आपके रिस्पेक्टिव बैंक में वो इंटरेस्ट जमा हो जाता है। तो ये हो गया पढ़ो प्रदेश योजना, यानी एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये सब हो गए इंडिविजुअल फायदे। अभी यदि हम महिलाओं के लिए अगर हम देखें, तो महिलाओं के लिए भी अलग अलग काफी योजना है। जैसे नई रोशनी, ये एक महिलाओं के लिए योजना है, जिसमें महिलाओं की लीडरशिप डेवलप करने के लिए ये योजना गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए छोटे छोटे कोर्सेज, जैसे कि आज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम अगर देखें, तो हमारी भी काफी महिलाएं उतनी एजुकेटेड नहीं है, या तो बैंकिंग का नॉलेज थोड़ा सा कम है, इंटरनेट का नॉलेज कम है। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से नई रोशनी योजना के अंतर्गत महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जिसमें कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, वो समाज में जा सके, वो डे टू डे वर्किंग में वो भी हिस्सा ले सके, और वो भी आत्मनिर्भर हो सके। उसी तरह से महिलाओं के लिए एक और सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सभी को पता होगा। अगर 20 महिलाएं मिलके, 20 जैन महिलाएं मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करती है, और उसको अपने कॉर्पोरेशन में रजिस्टर करती है, जैसे कि सूरत में यदि 20 महिलाएं एकत्रित होती है, तो उनको उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। वहां पे आपको वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक बार आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड हो जाए, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोई बिजनेस करना है, कोई गृह उद्योग शुरू करना है। महिला गृह उद्योग का एक छोटा सा उदाहरण अगर हम सभी को पता होगा, तो लिज्जत पापड़ अगर हम देखें, तो आज वो एक महिला गृह उद्योग का उपज है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने बड़े पैमाने तक पहुंचा है। तो ये ऐसा कोई गृह उद्योग महिलाएं यदि एक महिलाओं का समूह शुरू करना चाहता है, तो वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करे। उसके बाद उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उन महिलाओं को प्रशिक्षण, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी फील्ड में उनको गृह उद्योग स्टार्ट करना है, उसका कोर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हर स्टेट में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के है, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1200 कोर्सेज है, अलग अलग टाइप के 1200 कोर्सेज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपका ट्रेनिंग होने के बाद आप वो जब उसका यूनिट डालना चाहती हो, वो उद्योग, गृह उद्योग स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए फंडिंग वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप टू 30 लाख, गवर्नमेंट आपको 3% पर एनम, 3% पर एनम, आई रिपीट। हमारे बहुत से जैन भाइयों को 3% और 4% महीना ब्याज से देने की आदत है पैसा। तो ये 3% पर एनम हमें लोन अवेलेबल है हमारे ये सभी महिला ग्रुप के लिए। लोन भी मिलेगा जिससे कि उनका सेटअप हो पाए। सेटअप हो गया, उनको ट्रेनिंग मिल गया, अभी उनका जब प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट उनको बेचना है मार्केट में,
तो उनको मार्केट अवेलेबल करवा के देने का कार्य भी गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है हुनर हट के जरिए। हुनर हट नाम से स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। इसमें कोई भी गृह उद्योग करते हैं हम, सिर्फ यानी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए नहीं, तो कोई भी हमारा भाई छोटा मोटा व्यापार उद्योग करते हैं तो वो सब इस हुनर हट के माध्यम से अपना जो प्रोडक्ट है वो हुनर हट के माध्यम से बेच सकते हैं। ये हुनर हट देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सिटीज में अलग अलग समय पे होता है। जैसे कि हाल ही में दिल्ली में हुआ था लेटेस्ट, उसके पहले बॉम्बे में हुआ था। तो ये हुनर हट में जो स्टॉल होता है वो स्टॉल के लिए भी हमारे तरफ से कोई चार्ज लिया नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए ये व्यासपीठ, ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा के दिया जाता है। और वहां पे रहने का, खाने का, पीने का खर्चा ये भी सब गवर्नमेंट के माध्यम से, हुनर हट के माध्यम से किया जाता है। तो महिलाओं को सक्षम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि वो बनाती है तो उनको बिजनेस, पहले तो कौन सा बिजनेस करना है उसके लिए स्कीम, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हुआ। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। उसके बाद मार्केट अवेलेबल भी गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। तो ये सभी चीजों का ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लाभ उठाए, जैन महिलाएं, और आत्मनिर्भर बने, यही हमारी भी मंशा है। अभी महिलाओं की बात हो गई, इसके बाद यदि हम, यानी ये सब इंडिविजुअल फायदे हो गए। अभी युवाओं का, काफी युवा भी जुड़े हुए हैं, तो युवाओं को क्या फायदे है? तो युवाओं के लिए भी, जैसे कि मैंने अभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए बारे में बताया, तो जो भी फिफ्थ अप टू फिफ्थ तक जो पढ़ा है या उसके आगे भी, और अभी कोई नया बिजनेस करना चाहता है, नया कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, 1200 अलग अलग कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, आई रिपीट फ्री ऑफ कॉस्ट, माइनॉरिटी के लिए अवेलेबल है। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से है, और सभी डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट 2-2, 5-5, 7-7 के तादाद में ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अवेलेबल है। अच्छा, वहां पे जाने के बाद 4 महीने का कोर्स हो, 6 महीने का कोर्स हो, वो तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोर्स करने के बाद यदि आप उसमें जॉब चाहते हो, तो जिस भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से आपने ये कोर्स किया है, दैट स्किल डेवलपमेंट सेंटर इज लायबल टू गिव यू प्लेसमेंट ऑल्सो। आपको प्लेसमेंट भी गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस लोन भी अवेलेबल है। अभी बिजनेस लोन के बारे में अगर हम बताएं तो अप टू 30 लाख बिजनेस लोन अवेलेबल है। और अगेन ये जो बिजनेस लोन है, ये नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से अवेलेबल है, जो अगेन सभी स्टेट्स में स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से रूट होता है। काफी स्टेट्स में देखा गया है कि जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी अभी बिजनेस लोन नहीं हो रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से या उनके चैनलाइजिंग एजेंसी की वजह से वो नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रयास चल रहे हैं, आदरणीय ललित जी गांधी और हम सभी इसमें प्रयासित है कि सभी स्टेट्स में जल्द से जल्द ये बिजनेस लोन्स भी अवेलेबल हो जाए। अभी कुछ स्टेट्स में कई 5 लाख, कई 8 लाख, कई 10 लाख तक मिल रहे भी है, और काफी लोगों को हमने ये मिला के दिए भी है। कुछ एक स्टेट्स में प्रॉब्लम है, तो वो भी जल्द से जल्द छूटेगा, इसी हम कामना करते हैं और उसके लिए हम प्रयासित भी है। ये सब इंडिविजुअल फायदे हो गए। अभी अगर हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लाभ हुए हैं, तो सबसे बड़ा लाभ अल्पसंख्यक में अगर हमें हुआ है, और पूरे अल्पसंख्यक स्टेटस को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करना जाए, तो एक लाइन में बोले तो हमारे धार्मिक परंपराओं का निर्वाह हमारे अपने हिसाब से करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हमारे धार्मिक परंपराओं का निर्वाह, यानी हमारा कोई भी धार्मिक परंपरा है उसका निर्वाह हमें करने का पूर्ण तरह से अधिकार है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोले, आप देखते होंगे मुस्लिम समाज रास्ते पे नमाज पढ़ता है, कैसे क्या पढ़ता है, उनको कैसे कोई रोकता नहीं है। तो मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूँ किसी समाज पे, मगर ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस होने की वजह से उनके धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करने का अधिकार मिला है ना, तो वो इस हिसाब से वो उसका लाभ उठा रहे। ऐसा ही लाभ
हम उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि रास्ते पे हम भी प्रवचन और व्याख्यान शुरू करेंगे, मगर हमारे वरघोड़े निकलते हैं। महावीर जन्म कल्याणक हो, तपसा का वरघोड़ा हो, दीक्षा का वरघोड़ा हो, वरघोड़े के लिए परमिशन के लिए हम क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जब भी कोई भी जैन जाता है, 5,000 10,000 रुपया का कमाई होएगा ये उनको पता होता है, और 5,000 10,000 देने के बाद भी बहुत बार हमको वरघोड़े के लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो ऐसे वक्त हम हमारे अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा सकते हैं। हम अल्पसंख्यक होने का अधिकार है, उसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे? तो हम प्रोटेक्शन मांगना है, हमें परमिशन नहीं मांगनी है। हमें परमिशन के लिए नहीं जाना है, हमें सीधा जाना है कि कल हमारा महावीर जन्म कल्याणक का वरघोड़ा निकलने वाला है, फलाना जगह से फलाना जगह तक ये वरघोड़ा चलेगा, इसमें इतने लोग शामिल होंगे और हमें इस वरघोड़े के लिए परमिशन दी जाए। ये हमारे धार्मिक परंपराओं का एक भाग है, एक हिस्सा है, और हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। 100% आपको परमिशन तो मिलेगा, परमिशन का सवाल ही नहीं आता है, प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा, और आपको कई 2 रुपया देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब लाभ हमें कब मिल सकेंगे? जब इन सब चीजों का हमें पता हो, और सिर्फ पता हो के भी नहीं चलता है, तो हमें ये करवा के लेना पड़ता है। देखिए, जब तक अभी अरुण जी या अर्पित जी इन्होंने मुझसे संपर्क किया, तब मैं ये कार्यशाला के लिए आया। तो इसके लिए प्रयास भी हमें ही करने पड़ेंगे। अभी आए दिन हम सुनते रहते हैं हमारे साधु भगवंतों के एक्सीडेंट में काल धर्म होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। तो इन सब साधु भगवंतों को विहार में पुलिस प्रोटेक्शन देना, ये पूरे इंडिया में, कोई एक स्टेट की बात नहीं करता हूं, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट इज लायबल, पुलिस इज लायबल टू गिव दैट प्रोटेक्शन टू ऑल आवर सेंट्स। सभी साधु भगवंतों को पुलिस प्रोटेक्शन मिले, ये हमारा अधिकार है। मगर ये अधिकार घर पे बैठ के नहीं मिलेगा। जैसे उदना में यदि कोई साधु भगवंत विराजित है और उनका कल विहार होना है, तो हमें उस पर्टिकुलर जो भी थाना आता है, पुलिस स्टेशन आता है, वहां जाके हमें अप्लाई करना होता है कि हमारे साधु भगवंत कल विहार यहाँ से इस मार्ग से वहां पे करने वाले हैं, और उस रूट के दरमियान ये रूट रहेगा, उस रूट के दरमियान हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिले, तो 110% ये पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। मगर अप्रोच करने का तरीका हमारा होना चाहिए। जैसे पीछे भी जब चातुर्मास का समापन हुआ था, पिछले चातुर्मास की मैं बात कर रहा हूँ, तभी हमने लेटर निकाला था ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से कि हमारे सभी साधु भगवंतों को विहार में प्रोटेक्शन मिलता है। उसके लिए आप पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। पुलिस स्टेशन में क्या लेटर देना है, उसके प्रारूप के लिए आप हमसे संपर्क करें, हम आपको वो लेटर का प्रारूप देंगे जो लेटर आपको आपके पुलिस स्टेशन में देना है। मगर काफी दुख होता है कहते वक्त कि 50 लोगों ने भी संपर्क नहीं किया था। तो ये हमारा समाज जागरूक नहीं है अभी भी। हमारा समाज क्या है, सुबह से शाम तक अपने को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और हम वहां तक ही सीमित हो चुके हैं। हम अभी भी हमारे समाज के प्रति उतने जागरूक नहीं है, हमारे राइट्स के प्रति जागरूक नहीं है। एक बात ध्यान में रखिए, हमें आज हम जो भी है, जो भी शख्सियत है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैन समाज का जो एक गुडविल है उसके वजह से है। यदि हम कोई भी बिजनेस करते, कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति व्यापारी क्यों ना हो, वो जब बिजनेस करता है, सामने वाला उसके पास ये देख के उस पे भरोसा करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये संदीप कोठारी है, अरे बड़ा आदमी, वैसा नहीं। संदीप कोठारी ये जैन है, और जैन कम्युनिटी कभी डुबाएगी नहीं, जैन कम्युनिटी कभी गलत काम करेगी नहीं। ये गुडविल जैन समाज का है, तभी जाके बिजनेस में भी हमको फायदा होता है। आज हमारे बिजनेस में यदि हमारे तरक्की का सबसे बड़ा कोई ये है, स्रोत है, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ हम जैन है ना, यही है, ये मेरा मानना है। और मेरे ख्याल से काफी हद तक यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए, वो सब भी इस बात से एग्री करेंगे। तो उस समाज के प्रति, उस धर्म के प्रति हमारी भी कुछ दायित्व है, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और समाज के छोटा ज्यादा नहीं, मगर कुछ तो कार्य हमें हमारे समाज के प्रति करना आवश्यक होता है। ये मैं सभी युवाओं को ये आह्वान करना चाहूंगा
कि थोड़ा सा अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने साधर्मिक भाइयों के प्रति थोड़ा सा जागरूकता से उनके लिए भी थोड़ा सा काम करे। सुबह से शाम तक खुद के लिए तो हर कोई जी रहा है, उसमें कोई ये नॉर्मल लाइफ तो हर कोई जीता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर आपको रिमेम्बर तभी किया जाता है जाएगा या आपको याद तभी किया जाएगा, आज मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, उसमें जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेना ये तो और भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये जब जन्म मिला है तो इसका कुछ न कुछ हम अच्छा कार्य करके जाए, ये हमें हमारे दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे कि मैंने आपको धार्मिक फायदा बताया, तो इसका और एक फायदा ये है कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, जितने भी तीर्थ है बड़े बड़े, इन सब धार्मिक स्थलों को, तीर्थों को भी सुरक्षा मुहैया करवाना ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है। जैसे कि कोई भी एक धार्मिक तीर्थ थोड़ा सा एक बड़ा स्वरूप जब प्राप्त कर लेता है तो उसको गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती है। जैसे मुंबई में सिद्धिविनायक गणपति हो या वैष्णव देवी हो या तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, ये सब मंदिर जो है ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं चला रहा है आज, या कोई एक धर्म नहीं चला रहा है, ये सब अभी गवर्नमेंट के अधीन है और गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बॉडी इसको हैंडल करती है। तो वैसे अभी अगर कोई जैन तीर्थ बहुत बड़ा स्वरूप जब प्राप्त कर लेता है तो उसको भी गवर्नमेंट अंडर ले सकता है। मगर अभी माइनॉरिटी के अंडर हम आने की वजह से हमारे किसी भी धार्मिक स्थल को गवर्नमेंट अपने अधीन नहीं कर सकता है। हमारे किसी भी ट्रस्ट में कोई ऊंच नीच होती है, कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी भी ट्रस्ट में कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उस पर प्रशासक यानी कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप आता है। मगर अभी हमारे इसमें डिस्प्यूट्स भी हुए, डिस्प्यूट ना हो उसके लिए कोई प्रयास ना करे, मगर ऐसे भी सिचुएशन यदि आती है तो फिर भी गवर्नमेंट अपने अंडर हमारे ट्रस्ट, हमारे धार्मिक स्थल या हमारे तीर्थ स्थल को, तीर्थ स्थल में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा जैसे अभी 2014 में जब हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिला था, तब हम तभी तत्कालीन जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे नजमा जी हेपतुल्ला थे, तब हमारा एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन आदरणीय ललित जी गांधी के नेतृत्व में सभी स्टेट से हमने प्रतिनिधि लेके हम उन तक गए थे। और तभी हमने उनको एक बात बताई कि माइनॉरिटी स्टेटस तो जैन समाज को मिल गया है, मगर जैन समाज यदि इन सब योजनाओं का सही मायने में जैन समाज को लाभ मिले, इसके लिए आपको आपका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट एकदम एसेंशियल था, तो ललित जी ने एक प्रस्ताव दिया कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन कर दो। फिर दूसरी दिक्कत आ रही थी स्कॉलरशिप्स के लिए कि ये इनकम प्रूफ के लिए, तो तभी ललित जी ने भी ये प्रस्ताव दिया था कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन कर दो तो ज्यादा से ज्यादा जैन लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, तभी तुरंत नजमा जी ने ये दोनों चीजें अप्रूव कर दी थी। हालांकि 4 साल के बाद ये इनकम लिमिट का जो सर्टिफिकेट है वो वापस गवर्नमेंट ने कंसर्न अथॉरिटी से इनकम लिमिट रहा तो ही अप्रूव होगा, ऐसा कर दिया, क्योंकि बीच में काफी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गए थे। तो ऐसे ही और एक स्कीम आदरणीय ललित जी गांधी ने तब प्रपोजल एक रखा था नजमा जी के पास कि जैन समाज के लिए एक अलग स्कीम हो, जिसमें हमारे पाठशालाओं के शिक्षक जो है, पाठशाला में जो सिखाते हैं उनके लिए उनका जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट करे। हमारे जो पुराने तीर्थ क्षेत्र है उनकी जीर्णोद्धार के लिए गवर्नमेंट फंडिंग दे। तो ऐसी काफी चीजें हमने रखी थी। 14 पेज का वो मेमोरेंडम था हमारा, तो उसमें से कुछ चीजें अप्रूव हुई थी और हार्डली 15 डेज में हमारी धरोहर नाम से नजमा जी हेपतुल्ला ने ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के कहने पे हमारी धरोहर नाम से योजना डिक्लेयर की थी गवर्नमेंट ने। हालांकि उसमें पाठशालाओं के पेमेंट का नहीं हुआ सेंक्शन, मगर हमारे जितने भी धार्मिक क्षेत्र है और प्राचीन मंदिर है, यानी 100 साल से ज्यादा, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, आज देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान में ऐसी स्थिति है, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में काफी जैन मंदिर है और प्राचीन जैन मंदिर है, मगर
आज उधर उनका रख रखाव करने के लिए या उनका देखभाल करने के लिए भी कोई जैन उधर नहीं है, जैनों के घर नहीं है। तो ऐसे मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से हमें अभी फंडिंग मिलता है। इसके अलावा एक और स्कीम है, जैसे कि हमारे जो पुराने ग्रंथ है, पुराने मैनस्क्रिप्ट्स है, हमारे काफी पुराने ग्रंथ है, वो रीराइट करने हैं हमें। अगर वो आगे की पीढ़ी तक अगर ले जाने हैं तो उनका रीराइट करना उनके लिए जरूरी है। तो ये रीराइट करने का खर्चा भी काफी पैमाने पे आता है। ये रीराइट करने का कार्य भी गवर्नमेंट के माध्यम से, उसके लिए पूरा पूरा फंडिंग हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इसके अलावा कोई यदि हम हमारे धार्मिक कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं कोई भी तरह का, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम लेना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी धरोहर के तहत हमें फंडिंग मिल सकता है। दुख की बात है, आज दिन तक हमारे समाज से किसी ने इन सब चीजों का लाभ कुछ भी नहीं उठाया है। 1.5 साल पहले हमारा मुख्तार जी नकवी के साथ मीटिंग हुआ था। हमारा हर 6 महीने में उनके साथ रिव्यू मीटिंग होते ही रहता है। अभी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है मुख्तार जी नकवी, तभी उन्होंने अपफ्रंट हमें ये बात कही थी कि आपके समाज से यदि कोई स्पेशल प्रपोजल आते हैं, जैसे कि कोई उपाश्रय बनाना है, धार्मिक ये बनाना है, आपको समाज भवन बनाना है, तो उसके लिए अगर आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का भी फंडिंग अगर चाहिए, तो कोई स्पेशल प्रपोजल अगर आता है तो हम स्पेशल अप्रूवल देके हम उसमें फंडिंग जरूर देंगे। हमने उसके बाद 10 अलग अलग ट्रस्टों के साथ संपर्क किए, और इसमें कोई यदि एलिजिबल होता है या किसी को अप्लाई करना है, उसके लिए संपर्क करो। हमने 10 बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर दुख की बात है आज दिन तक एक भी प्रपोजल हम नहीं कर पाए। उसके बाद जब 1.5 साल के बाद सेकेंड मीटिंग जब हमारी हुई थी मुख्तार जी के साथ, तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि ललित जी आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आपको मैंने बोला था प्रपोजल लाइए, मगर आपने एक भी प्रपोजल लाया नहीं। तो ये हमें सुनना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है कि हमारी जागरूकता नहीं है। दूसरा, हमारे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। हमारे जितने भी पुराने ट्रस्ट अगर हो गए, अभी उतना में भी शायद कोई अगर समाज भवन या कोई तेरापंथी भवन होगा या कोई जैन स्थानक होगा या कोई जैन देरासर होगा, तो वो तभी 10-20 साल या 5-50 साल पहले किसी अपने भामाशाह ने जो जगह दी होगी, आज भी वो उनके नाम से ही होगी, वो ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर नहीं हुई होगी, आज भी वो ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं हो गए। तो मैं इस कार्यशाला के माध्यम से ये भी एक आह्वान करना चाहूंगा, हमारे जितने भी ट्रस्ट चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पहले क्लियर करिए। समाज भवन यदि है तो समाज भवन की जमीन, समाज भवन की बिल्डिंग वो ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है या नहीं वो देखिए। ट्रस्ट का ऑडिट रिपोर्ट टाइम टू टाइम हम फिल कर रहे हैं या नहीं वो देखिए। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, जैन समाज के धार्मिक ट्रस्ट हो या कोई भी सामाजिक एनजीओ हो, सभी एनजीओ को, वो प्राइवेट एनजीओ हो, आपकी धार्मिक एनजीओ हो, सभी एनजीओ को नीति आयोग के अंडर रजिस्टर्ड करवा लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। इसको नीति आयोग के अंडर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपको अगर गवर्नमेंट का लाभ लेना है आपके एनजीओ के लिए या आपके ट्रस्ट के लिए, तो नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो सभी ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे पहले ट्रस्ट के डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर करिए, नीति आयोग के अंडर उनको रजिस्टर्ड करवाइए, टाइम टू टाइम ऑडिट्स करिए, तो हम ये सभी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। अभी लगभग मैंने हर स्कीम के बारे में संक्षिप्त में, विस्तार में तो नहीं, कुछ स्कीम्स छूटी भी होगी, तो संक्षिप्त में मैंने मेरे वक्तव्य में बता दिया है। अभी मेन इसमें ये आता है कि ये सब स्कीम्स के बारे में जानकारी तो मैंने दी, मगर इसका लाभ मिलेगा कैसे। हमारे जो साधार्मिक भाई है उनके लिए ये इतना आसान नहीं होता है। देखो, गवर्नमेंट से जब भी अपने को 2 रुपया भी अगर लेना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को फॉलो होना भी जरूरी होता है। अभी जैसे कि हम स्कॉलरशिप का यदि बात करें, अभी स्कॉलरशिप चालू है, 31 अक्टूबर उसका लास्ट डेट है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन पोर्टल पे वो अप्लाई करना पड़ता है, यानी ऑनलाइन जरूरी है। अभी सभी सात धार्मिक भाइयों के घर पे इंटरनेट कनेक्शन हो गई या स्कैनर हो गई, ये जरूरी नहीं है। कंप्यूटर भी होगा या नहीं होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो मैं ये आह्वान करना चाहूंगा पूरे तेरापंथी योग परिषद को कि हर शहर में
अब भी ये स्कॉलरशिप के लिए एटलीस्ट 10 दिन का, 15 दिन का आप एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलाइए, एक अभियान चलाइए कि जितने भी शहर में से जितने भी जैन समाज को स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है वो फलाना जगह पे आए। आप एक टाइम अलॉट कर दीजिए ना, पूरा दिन आप भी बिजी मत होइए, शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ये ऑफिस खुला रहेगा और वहां पे आके आप अप्लाई कर सकते हो और वहां पे किसी एक को ये पूरा ट्रेनिंग दीजिए। आपको यदि उसमें कोई भी दिक्कत आती है आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो, उसके लिए एक ट्रेनिंग देके ये स्कॉलरशिप सेंटर्स खोलिए और ज्यादा से ज्यादा जैन समाज के सभी साधर्मिक भाइयों को, सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और सिर्फ प्रोत्साहित ना करते हो, उनको पूरा पूरा गाइडलाइन देके, वो हमारे ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से तो काफी शहरों में ये ऐसे पोर्टल स्टार्ट किए जाते हैं, ऐसे स्कॉलरशिप सेंटर्स हम खोलते हैं। अभी जैसे औरंगाबाद जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से 10 तारीख को उसका ओपनिंग होना है, तो औरंगाबाद में भी एक सेंटर खुल रहा है वैसा है। तो पुणे, औरंगाबाद, सभी बड़े सिटीज में ऐसे हमारे सेंटर्स अवेलेबल है। तेरापंथी युवक परिषद के माध्यम से भी आप सभी शहरों में ज्यादा से ज्यादा ये ऑफिस स्टार्ट करिए, टेम्पररी क्यों ना हो, यानी ये जो स्कॉलरशिप चल रहा है उतने पीरियड के लिए भी अगर आप ये करते हो और ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो ये आगे चल के हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अभी बोलोगे कि स्कॉलरशिप ये क्या 5,000, 10,000, 25,000 मिलती है, क्या फायदा लेके? फायदा है। आप अभी से एक एक फायदा लेना शुरू करोगे तो आगे जाके आपको दूसरे स्कीम्स को अवेल करने के लिए आसानी होती है। एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हो तो वो टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट सब तैयार रहेंगे क्योंकि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड विद ईच एंड अदर। तो ये जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, फैलाए और माइनॉरिटी के स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा जागरूकता तेरापंथी युवक परिषद के माध्यम से हो, ऐसा मेरा संदीप जी कोठारी, मनीष जी दफ्तरी, अरुण जी, अर्पित जी, सभी से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये राष्ट्रीय स्तर पर ये एक प्रोग्राम आप चलाए। अभी इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा और अभी कोई अगर सवाल जवाब होगा तो बाकी हम जो भी मेरी कोई स्कीम्स छूटी होगी जिसके बारे में आपको जानना हो या किसी स्कीम्स के बारे में मैंने जानकारी दी और उसके बारे में आपका यदि कोई सवाल है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो या तो अर्पित जी के माध्यम से आप वो सवाल मेरे तक पहुंचा सकते हो। इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद। फोटो लेना। ओवर टू यू अर्पित जी। जी सर, सर खूब खूब आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आपने जितनी भी योजनाएं हैं उनको संक्षिप्त में बहुत ही अच्छे रूप में हम सबकी को बताया है। अब मैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि अब हमारा चैट बॉक्स ओपन है, हमारे पास प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं अल्पसंख्यक को लेकर। उसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमारे महामंत्री महोदय के द्वारा उसका निवारण कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको अलग रूप में पूछा है और अभी आपका चैट बॉक्स ओपन है। आप और भी प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। आप नीचे लिखें आपके प्रश्न को, जैसे कि सर अब मैं आपसे कुछ प्रश्न आए हैं, मैं वो शुरू करना चाहूंगा। एक ऐसा प्रश्न आया है कि नए शैक्षणिक संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग या अन्य प्रोफेशनल कोर्स प्रारंभ करने के लिए जैन अल्पसंख्यक समुदाय को और क्या सुविधाएं मिली है? ये प्रश्न पूछा गया है महेंद्र जी सियाल आमेड के द्वारा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अभी हमारे जितने भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अभी रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यदि है जो कि माइनॉरिटी के अंडर, उनको रजिस्टर्ड करवाना सबसे पहले तो जरूरी है। अगर वो पूरा जैन समाज द्वारा संचालित किया जाता है तो उसको माइनॉरिटी के अंडर पहले तो आप रजिस्टर्ड करवाइए। उसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाता है। जैसे यदि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनको 10% रिजर्वेशन इसके लिए रखना पड़ता है, ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए रखना पड़ता है। अगर आपका माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड है तो आपको ऐसा कोई रिजर्वेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, 10% रिजर्वेशन आरटीई के लिए होता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन रखना जरूरी होता है। तो अगर आपका माइनॉरिटी स्टेटस है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को तो आपको ऐसा कोई भी रिजर्वेशंस रखने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड थिंग, आपका जो स्टाफ का सिलेक्शन करना होता है
तो काफी स्टेट्स में काफी जगह पे स्टाफ भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या उनसे प्लेसमेंट्स होता है। तो आपका यदि माइनॉरिटी के अंडर है तो आपको वो भी कोई बंधन नहीं रहेगा, आप आपके हिसाब से आप आपके स्टाफ का चयन कर सकते हो। फोर्थ, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी काफी है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में यदि हम बताएं तो 5 लाख से लेके तो 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान है, अनुदान लोन नहीं। तो 5 लाख से 2 करोड़ का कैसे अनुदान है? तो जैसे आपको कोई छोटा सा एक कंप्यूटर लैब बनाना है या कोई साइंस लैब बनाना है, तो वो निर्माण करने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग दिया जाता है। आपको आपके स्कूल में 10 क्लासरूम्स ऐड करने हैं, तो वो बनाने के लिए आपको कोई एक हॉल बनाना है, वहां पे एक कोई नया हॉस्टल का निर्माण करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से टोटल फंडिंग दिया जाता है आपको। ये अनुदान है जो कि आपको लौटाना नहीं है। 5 लाख से लेके तो 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक अलग अलग स्कीम्स के जरिए है। उसका बाकायदा एक एड निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, और हर पेपर में उस एड के बारे में विज्ञापन दिया जाता है। उस टाइम पे उस पीरियड में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि अपना जैन समाज का हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहले तो माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो जाए। अभी माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड कैसे करोगे? तो सभी स्टेट्स के एजुकेशनल सभी स्टेट के जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अलग से पोर्टल होता है, उस पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करिए, डॉक्यूमेंटेशन से उसके लिए। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका जो बायलॉज है, आपके जो ट्रस्ट का जो बायलॉज है, वो ट्रस्ट के बायलॉज में एक क्लॉज के फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी फॉर बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये जो ट्रस्ट बना है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बना गया है, यानी माइनॉरिटी का उसमें उल्लेख होना जरूरी है। अभी हो सकता है आपका पुराना ट्रस्ट है, उस टाइम पे बायलॉज में आपने माइनॉरिटी इंक्लूड नहीं किया होगा, तो चेंज ऑफ रिपोर्ट के जरिए आप किसी भी एडवोकेट के पास जाइए जो कि ये चैरिटी कमिश्नर के काम करता है या चैरिटी डिपार्टमेंट के काम करता है, तो वो आपको चेंज ऑफ रिपोर्ट तुरंत बना के दे सकते हैं। और चेंज ऑफ रिपोर्ट करके आप माइनॉरिटी का एक क्लॉज आपके बायलॉज में डाल लीजिए, और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई में डॉक्यूमेंटेशन आपके स्कूल के सब, यानी जो स्कूल के जो अप्रूवल्स है, आपको कंसर्न अप्रूवल्स वो सब देने पड़ते हैं, आपके ऑडिट रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं, आपके जितने भी ट्रस्टीज है वो सब जैन है, इसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रिलीजियस सर्टिफिकेट जो होता है वो देना अनिवार्य होता है। ये सब लिस्ट जो है इसका वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, या तो आप मुझसे संपर्क करके वो लिस्ट में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और यदि 90 डेज में आपका स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होता है किसी भी कारण से, विद एनी डैम रीजन, तो आफ्टर 90 डेज यू कैन डायरेक्टली गो टू NCMEI, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उसके पास आप 90 डेज के बाद अप्लाई करके विद इन 1 मंथ आपको ये स्टेटस मिल जाता है। तो ये स्टेटस मिलने के बाद आपको फाइनेंशियल लाभ क्या क्या है वो भी मैंने बताया, और आपको एक फ्रीनेस मिलता है। इसके अलावा अगर आप कोई आपका यानी जैन समाज का एक कोई अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो आपके स्कूल में, आप वो कर सकते हो। कोई अगर नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है, कोई नई जैन यूनिवर्सिटी अगर आपको स्थापित करनी है, कोई मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक सिटी हम मान लो कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद में अगर मेडिकल कॉलेजेस कितने होने चाहिए, इसका गवर्नमेंट का एक दायरा होता है, एक क्राइटेरिया होता है। मान लो कि 10 मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो 10 अगर अहमदाबाद में ऑलरेडी 10 वर्किंग है, फिर भी यदि हमारा कोई जैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर वहां पे मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, तो बीइंग अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको वो परमिशन दी जाती है 100%। आपको कोई जैन यूनिवर्सिटी खोलनी है तो आपको तुरंत उसके लिए भी परमिशन दी जाती है। अभी बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि स्कूल खोलने के लिए जगह गवर्नमेंट देगी क्या, स्कूल खोलने के लिए पैसा गवर्नमेंट देगा क्या? नहीं देगा। आपके रनिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये जो 5 लाख से लेके 2 करोड़ का जो अनुदान मैंने बताया, वो आपके रनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है। नए इंस्टीट्यूट खोलने के लिए जगह गवर्नमेंट अब पहले मिल रहा था, अभी नहीं मिलता है आसानी से। हाँ, कुछ स्टेट्स में यदि आपका वाकई में कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अच्छा है
तो शायद आपको मिले, बट ऐसा कहीं यानी माइनॉरिटी के लिए दिया जाए ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। आपके यदि संबंध अच्छे, संपर्क अच्छे गवर्नमेंट के लिए, और आप यदि जगह का जुगाड़ कर पाते हो उनके साथ, तो इट्स वेल एंड गुड। मगर गवर्नमेंट की तरफ से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कोई फंडिंग दी जाती है तो नहीं दी जाती। हाँ, रनिंग इंस्टीट्यूट के लिए जरूर फंडिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जो आपने अभी ये सब बताया, जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूट या जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसको कितना लोन मिलेगा और वो सब आपने बात बताई है। लोन नहीं मिलेगा, आई रिपीट अर्पित जी, ये लोन नहीं है, ये अनुदान मिलता है जो कि आपको रिपीट नहीं करना है या रिपे नहीं करना है। तो इट इज नॉट अ लोन, इट इज अ सब्सिडी। या फाइन सर, तो इसमें एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि सर, इसमें बच्चों के लिए मतलब जैसे जैन हम यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जैन स्कूल खोलते हैं, तो उस टाइम पे इसमें एक उसमें कंपलसरी कुछ रूल रहेगा कि इसमें 50% जैन लोग ही होने चाहिए या 100% जैन होने चाहिए? इसमें कोई परसेंटेज रहेगा या ये ओपन फॉर ऑल रहेगा? मतलब कैसे इसका सिस्टम रहेगा सर? बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो माइनॉरिटी, जब आप माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड करते हो तो गवर्नमेंट का ये क्लॉज है कि आप 50% आपको जैन स्टूडेंट्स होना आवश्यक है या माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होना आवश्यक है, उसके अंडर नहीं हो सकता है। मगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर बताना चाहूँ, आप रजिस्टर करवाइए, इतना चेकिंग, इतना समय थोड़ा गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो एक एक इंस्टीट्यूट में आके ये चेक करे कि 50% इन्होंने लिया ही है या नहीं लिया। अच्छा, सेकंड और एक चीज इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, काफी कॉन्वेंट स्कूल्स जो है, हर शहर में कॉन्वेंट स्कूल्स है क्रिश्चियंस के, ये सब माइनॉरिटी एडेड स्कूल्स है, काफी स्कूल्स। और हम लोगों में तो वो होड़ होती है ना कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को भेजना है। महावीर एजुकेशन सोसाइटी है तो उसमें नहीं भेजेंगे, मगर सेंट महावीर है तो उधर भेजेंगे, लोगों को स्टैंडर्ड चाहिए ना। तो ये सब जितने भी क्रिश्चियंस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सब माइनॉरिटी एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो वहां पे अपने को 50% का कोटा है, मगर उसके लिए अपने को झगड़ना पड़ेगा। ये इतने आसानी से हमें एडमिशंस देते हैं नहीं। वहां पे जैन का नाम जब जाता है तो उनको पता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख डोनेशन मिलना ही मिलना है। तो यदि आप वहां पे प्रॉपर फाइट करते हो तो आपको वहां पे मिलेगा भी। आप एक बात अगर नोट करोगे, सभी स्कूल्स में अभी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स मांगे होंगे कि आपका सर्टिफिकेट लेके आओ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये क्यों मांगे है? क्योंकि ये उनको गवर्नमेंट को आगे भेजने होते कि इतने माइनॉरिटीज को हमने ऑलरेडी एडमिशंस दिए हैं। वहां पे तो माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन हो जा रहे हैं और यहाँ पे अपने से 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया डोनेशन के नाम पे लिया जाता है। तो आप कॉन्वेंट स्कूल्स में या जो भी अलग अलग क्रिश्चियंस के स्कूल्स है, वहां पे आप देखिए, अगर माइनॉरिटी एडेड स्कूल है तो आप वहां पे फाइट करिए एडमिशन के लिए। 110% बिना 1 रुपया एडमिशन दिए वहां पे आपका एडमिशन, सॉरी डोनेशन दिए आपका एडमिशन होना जरूरी है। सर, एक ये प्रश्न वैभव जी डेलीवाल के द्वारा पूछा गया था, तो अब इसके बाद सर एक प्रश्न है ना, बार बार चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, ये आपने क्लियर कर भी दिया था, लेकिन फिर भी शायद लोग बार बार पूछ रहे हैं। बहुत से लोगों ने एक बार इसको कंटिन्यूटी में पूछा है कि अगर अब हम अल्पसंख्यक में आ गए हैं, हम माइनॉरिटी में आ गए हैं, तो अब हम जनरल कैटेगरी में रहेंगे या ओबीसी या एससी एसटी जैसे अलग से गिनाया जाता है, हम वैसे उस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे? तो ये प्रश्न सर बार बार रिपीटेटिव लोग पूछ रहे हैं। ओके अर्पित जी, अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप कौन से ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओबीसी? अदर बैकवर्ड कास्ट। क्या? अदर बैकवर्ड कास्ट। एग्जैक्टली, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो हम बैकवर्ड क्लास में आए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, हम हमारी कैटेगरी आज भी जनरल कैटेगरी में हम आते हैं, हम कोई बैकवर्ड कैटेगरी में नहीं है। माइनॉरिटी बीइंग यानी संख्या में कम, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय में आए हम। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछड़े वर्ग में आए। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स। तो हम ना शेड्यूल ट्राइब है, ना शेड्यूल कास्ट है, ना बैकवर्ड क्लास है। हमारा, मैंने शुरुआत में बताया, जैन धर्म ये प्राचीन समय से चलता आ रहा, अनादिकाल से चलता आ रहा धर्म है और ऊंचा धर्म है। माइनॉरिटी में भले ही आए हो, हम अभी भी जनरल कैटेगरी में, हमारा धर्म ये ऊंचा धर्म है। तो हमारा कोई शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एससी एसटी में नहीं आता है। ये जब सवाल कोई एजुकेटेड आदमी करता है ना, तो वाकई में पीड़ा होती है कि
आपको ये नहीं पता कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको ओबीसी का फुल फॉर्म पता है तो ये सवाल ही आना गलत है। सॉरी बट यानी ये क्लियर करना जरूरी था, इट्स ओके, बट ये चीज हमें समझनी जरूरी है। जी जी सर। सर एक युवराज जी पोखरना है, उन्होंने एक प्रश्न ये पूछा है कि गुजरात माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव अ चेयरमैन फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम काफी जगह पे हो रहा है। और ये युवराज पोखरना नाम बताया ना आपने? जी जी सर, युवराज जी पोखरना। युवराज जी पोखरना हमारे सूरत चैप्टर के प्रेसिडेंट भी है ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के। और युवराज जी, आप वैसे पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हो, ये मैं जनरल सबके लिए ही बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम काफी जगह पे फेस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट से फाइट करना पड़ेगा, आपको आपके सीएम से मिलके, आपके कंसर्न मिनिस्टर से, माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिलके ये बताना पड़ेगा कि माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जल्द से जल्द गठन तो हर जगह पे है ही, हर स्टेट में है, तो जल्द से जल्द इसमें अपॉइंटमेंट्स की जाए। जैसे आज के तारीख में अभी महाराष्ट्र में हाल ही में गवर्नमेंट बना है, हाल ही में यानी अभी हो गया है 6-12 महीना हो गया है, फिर भी अभी तक यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी माइनॉरिटी कमीशन पे भी चेयरमैन नहीं है, और ना ही माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे चेयरमैन आया है। तो ये स्टेट लेवल पे थोड़ा सा आपको लोकल लेवल पे फाइट करके इस पे हल निकालना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक ये आगे का, जैसे मैंने बताया था कि स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी काम नहीं करती है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि वहां पे प्रॉपर टीम ही नहीं है, उसके वजह से ये दिक्कत आती है। हमारा तो प्रयास जारी रहता है, हर जगह पे हम हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, और हम भी हमारे तरफ से वार्तालाप करते रहते कि जल्द से जल्द माइनॉरिटी कमीशन का टीम का गठन हो, माइनॉरिटी चेयरमैन बने, और हमारे समाज से भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पे जाए। खुशी की बात है कि राजस्थान में दिनेश जैन के रूप में माइनॉरिटी कमीशन पे एक जैन ये है सदस्य। पंजाब में हमारे संजू जी जैन करके वो वाइस चेयरमैन है, वो भी जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बेंगलुरु में, कर्नाटका में भी महेंद्र सोलंकी के रूप में है। काफी जगह पे है, काफी जगह पे नहीं है, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेगी। जी सर। सर एक प्रश्न ये आया है, हमारे राजस्थान से किसी ने पूछा है, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का अगर हमारे यहाँ पर ऑफिस है तो हमें कैसे पता चलेगा, और अगर ऑफिस नहीं है तो वहां का जैन समुदाय मिलकर अगर उसका ऑफिस खोलना चाहे तो वो कैसे खोल सकते हैं? मतलब कितने सदस्य चाहिए, या क्या क्या उसमें रूल्स रेगुलेशंस रहेगा, और वो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए? आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की शाखा खोलना चाहते हो, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन की शाखा आप कहीं भी, छोटा सा कस्बा हो, गांव हो, शहर हो, तालुका लेवल का प्लेस हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेस हो, कहीं पे भी राइट फ्रॉम 21 मेंबर्स, 21 मेंबर साथ में मिलके भी ये काम कर सकते हैं। देखो, काम करने वाले भले टीम 50 लोगों का हो या 500 लोगों का, 500 मेंबर्स हो, काम करने वाले गिन चुन के 10-15, 8-10 लोग होते हैं। तो आप 21 लोगों का टीम बना के भी इसकी शुरुआत कर सकते हो। आप aijmf.org, सॉरी aijmf.co.in, ये हमारा वेबसाइट है, आप उस पे जाइए, उस पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, सभी माइनॉरिटी स्कीम्स का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा ही। ब्रांच कैसे खोलना है, कहाँ ब्रांच है, कहाँ नहीं है, उसके बारे में भी आपको जानकारी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। या तो अधिक जानकारी के लिए आप अर्पित जी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो। सर एक प्रश्न राजेश जी जैन है हैदराबाद से, उनका आया है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स आर पेंडिंग सिंस फ्रॉम लास्ट 1 year. We didn't have received any certificate from last 1 year. So now what to do? पेंडिंग वेयर, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है? मैडम को पूछिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है क्या आपके? सर इनका प्रश्न ही खाली इतना है, फिर भी मैं, अगर राजेश जी जैन हमारे साथ इसमें जूम चेकबॉक्स में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा कि एक बार आप आपके प्रश्न को जो सर कह रहे हैं उसको एक बार उसमें थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहां पर अटका हुआ है। तब तक सर, जब तक उनका आता है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। या सर, व्यापार विकास के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई बेनिफिट, ये प्रश्न पूछा गया है जितेंद्र जी मेड़तवाल सूरत। व्यापार विकास के लिए
व्यापार विकास के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई बेनिफिट का देखिए, एज यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी की वजह से आपको बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगा ऐसा नहीं है, मगर जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत यदि आपका कोई लोन चल रहा है तो उसमें आपको 20% का तुरंत, यानी आपका जो 29 फेब तक जो अब तक का आउटस्टैंडिंग था उसका 20% का तुरंत लोन सेंक्शन आपको बिना विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी आपको तुरंत मिल जाएगा, और उसका रिपेमेंट के लिए भी मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। जी सर। सर एक प्रश्न एक और ये आ रहा है, मतलब एक प्रश्न नहीं है, सब लोग एक हेल्पलाइन नंबर के लिए दे ऑल आर आस्किंग दैट इफ देयर इज एनी हेल्पलाइन नंबर जिस पे हम डायल करके अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो डायरेक्टली ले सकते हैं, तो आप एक बार प्रोवाइड कर दीजिए। हमारे हेड ऑफिस का नंबर आप लीजिए 0231, आप चैट बॉक्स में डाल देना आरपी जी, 0231 252551। ओके सर। और हमारा वेबसाइट है aijmf.in। ये वेबसाइट पे आपको, यानी कोई भी अगर आपका सवाल है ना, आप वो वेबसाइट को विजिट करिए। वो वेबसाइट पे लगभग सभी स्कीम्स की विस्तार से जानकारी, यानी अगर मैंने एजुकेशन लोन के बारे में बोला है तो एजुकेशन लोन कहाँ अप्लाई करना है, उसका इनकम क्राइटेरिया क्या है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या आपको जोड़ना है, सभी टोटल डिटेल में वहां दिया गया है। किस वेबसाइट पे लॉगिन करना है, सभी डिटेल में दिया गया है। तो आप वो वेबसाइट पे जाओगे तो आपके आधे से ज्यादा सवालों का जवाब आपको वहां मिल जाएगा। सर मैक्सिमम मतलब प्रश्न बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ऐसा है कि सर जो आपने बता दी थी बात, वो सब चीजें उसमें कवर हो गई है जो हमें कल और आज दिन तक जो प्रश्न मिले थे। एक और बात मैं बताना चाहूंगा अर्पित जी आपको, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन का एक पीडीएफ बना हुआ है जिसमें लगभग सभी स्कीम्स की संक्षिप्त में जानकारी है। तो वो एक पीडीएफ फाइल में आप तक पहुंचा देता हूं, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से एक 32 पेज का पीडीएफ है, उसमें लगभग सभी स्कीम्स की आपको घर बैठे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप तेरहपंथी युवक परिषद के माध्यम से पूरे राष्ट्र में जितना हो सके उतना उसको सर्कुलेट करिए, ताकि ये आपको और कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। वो पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको सभी स्कीम्स की घर बैठे जानकारी आपको मिल जाएगी जरूर। सर राजेश जैन का रिप्लाई आया है कि पेंडिंग फ्रॉम कोल्हापुर ऑफिस। अच्छा, हमारे ऑफिस से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो आप उनको चैट बॉक्स में प्राइवेट चैट बॉक्स में मेरा नंबर उनको एक बार डाल देना, और कल या तो ऑफिस का नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे कल बात कर ले। कल नहीं, कल संडे है, कल ऑफिस बंद रहेगा, आप परसों बात कर लीजिए। डेफिनेटली मैं देखता हूँ उसमें कहाँ पेंडिंग है या क्या प्रॉब्लम है। या तो हैदराबाद में हमारे मुकेश जी जैन हमारे तेलंगाना के कन्वीनर है, स्टेट प्रेसिडेंट है, आप उनसे संपर्क करिए मुकेश जी जैन से, तो मुकेश जी जैन डेफिनेटली उसमें हेल्प कर देंगे आपकी। सर एक हमारे किशोर मंडल के सदस्य हैं उधना से, उन्होंने पूछा है कि मैं फर्स्ट ईयर तक तो मुझे आइडिया नहीं था जब मैं कॉलेज में आया कि जैन मैनिटी क्या होता है। अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं सेकेंड ईयर में इसका क्या प्रिविलेज क्या ले सकता हूँ? देखो, आप खुली तभी सवेरा, जब भी आप भी स्कॉलरशिप पोर्टल पे लॉगिन करिए और फ्रेश एप्लीकेशन में अप्लाई करिए स्कॉलरशिप के लिए, आपको मिलेगा स्कॉलरशिप करंट ईयर का। जी सर इसी के साथ आज के हमारे जितने भी प्रश्न थे, कल और आज में जितने भी हमारे पास प्रश्न आए थे, जैसे कि हमने आपको भी भेजे थे बहुत सारे प्रश्न, अभी भी जितने प्रश्न आए वो भी हमने आपके साथ शेयर किए। तो सर आपके वक्तव्य में बहुत सारे प्रश्न कवर हो गए हैं। सो एट लास्ट वी डोंट हैव मच क्वेश्चंस नाउ, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ। आपने जितने भी हमारे सवाल थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, आपके वक्तव्य में सारे उत्तर हमें मिल गए। सर अंत में अब मैं आप आगे कुछ कहें उसके पहले एक हमारे अध्यक्ष महोदय का एक उनकी कुछ मन की इच्छा है, वो कुछ बोलना चाहते हैं आपके लिए। तो मैं आगे हमारे उधना तेरहपंथ युवक परिषद के अध्यक्ष अरुण जी चंडालिया को आमंत्रित करूंगा कि कृपया आप पधारें और आप अपनी मन की बात रखें। अरुण जी चंडालिया। अरविंद जी, जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र सभी बंधुओं को जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आराध्य को वंदन। हैदराबाद में विराजित तेरहपंथ धर्म संघ के गणनायक आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन।
उधना तेरापन भवन में विराजित साध्वी श्री सम्यक प्रभा जी आदि ठाणा 6 को मेरा सादर वंदन नमन। आज के हमारे मुख्य वक्ता ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के महामंत्री श्री संदीप जी भंडारी एवं ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के अध्यक्ष श्री ललित जी गांधी, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्बा तैयब एवं मेरे इस जूम वर्चुअल मीटिंग में जैन अल्पसंख्यक कार्यशाला में जुड़े मेरे सभी साथियों का, पूरे जैन समाज का मैं आज के इस अवसर पर आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस विषय को सुना और समझा। हमें यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना, मैं ये चाहूंगा हर जगह हम अपनी जो सरकार ने हमें फायदा दिया है हम उसको ले, ये हमारा हक है। आज संदीप जी ने बहुत सारी बातें बताई जो हम एबीसीडी भी नहीं जानते थे कि हम अल्पसंख्यक है और हमें फायदे क्या है। 1200 कोर्सेज है जो हम अपने खुद के काम नहीं है, लेकिन ऐसे परिवार हैं उनको जोड़े वहां पे जो आजीविका के लिए कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो खुद का व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे फायदे हम ले। स्कॉलरशिप जहां बच्चों को एडमिशन हमारा फ्री में हो सकता है, खाली हमें समझना है और फाइट करनी है, और फाइट भी अपने बच्चों के लिए करनी, तो वो चीज भी हम करें, वो आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम जेल है तो हाथ बांध के बैठ जाए, नहीं यार हमें नहीं मिल रहा क्यों, हम उसकी एजुकेशन ले। हमारे पास बहुत सारे फील्ड है। और एक निवेदन में भाई संदीप जी से भी करना चाहूंगा कि जो आपका फेडरेशन है उसकी एक शाखा सूरत में तो खुली हुई है, आप उधना में भी एक शाखा दीजिए, हम उसके माध्यम से, और तेरापंथ युवक परिषद उधना उसमें जुड़ेगी और पूरा एक ऐसा प्रयास करेंगे कि उधना में और सूरत में इसका अवेयरनेस आए। साथ ही आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा तेरापंथ युवक परिषद उधना के माध्यम से कि हम आपकी पूरी वेबसाइट को पुनः देखेंगे। हमारे एक टीम इस पे कार्य करेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ पाए। और हमारा जो ऑल इंडिया में नंबर गया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी आप कोई भी अगर किसी को इस अल्पसंख्यक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें भी भेज सकते हैं, हम आपके माध्यम से आगे भेजेंगे। और मैं मेरी पूरी टीम का, जो इसकी संयोजक टीम है जैन अल्पसंख्यक कार्यशाला की, भाई अर्पित नाथ, भाई बसंत बेग, भाई धीरज आंचलिया, भाई दिव्यांश चंडालिया, और मेरे किशोर मंडल के 2 साथी कुशल चंडालिया और संयम डांगी, साथ ही इसकी प्रचार प्रसार टीम और संगठन टीम जिन्होंने पिछले 8 दिनों में इसका विज्ञापन इस माध्यम से किया है कि ऑल इंडिया में हमारी बात पहुंच सके। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संदीप जी पधारे, संदीप जी कोठारी, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और मनीष जी दफ्तर जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं वह भी पधारे। अब्बा तैयब के माध्यम से भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारी शाखा परिषदें गुजरात की और पूरे राष्ट्र की इससे जुड़ी, अनुव्रत समिति भी बहुत जुड़ी, तेरापंथ सभाएं भी इसमें बहुत जुड़ी, और जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के भी अनेक शाखा परिषद इससे जुड़ी है। तो हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने इस कार्यक्रम को समझने की कोशिश की। और हम तो ये चाहेंगे कि संदीप जी के माध्यम से, मैं तो सिर्फ संदीप जी का एक फेसबुक फ्रेंड था और उस माध्यम से मैं इनसे जुड़ा। उससे पूर्व मेरी बात हुई थी प्रवीण जी जो यूथ हिंदुस्तान के हैं, उनसे हमारा एक कार्यक्रम लेना था कुछ कि यूथ हिंदुस्तान से जुड़े और लोगों को वो मोटिव करते हैं। उनके माध्यम से विमल जी नाका से जुड़े जयपुर से, और फिर उन्होंने बोला कि विमल जी से, संदीप जी से आप बात करो तो सारा कार्यक्रम बनेगा। तो वो मेरे ऑलरेडी फेसबुक, तो आप सोचिए कि सोशल मीडिया का कितना फायदा है। सोशल मीडिया हम ऐसे यूज लेते हैं, लेकिन उसका फायदा भी ले सकते हैं अगर हम उस चीज को समझे कि कौन सा आदमी किस लेवल पे है और हमें उसे कैसा फायदा लेना चाहिए। ललित जी आज कोरोना में होते हुए भी इस कार्यक्रम में जुड़े। मैंने कल ही उनसे बात की थी कि सर आपको 2 मिनट भी आना है, लेकिन हमें आपका गाइडलाइन चाहिए। तो मैं उनका भी बहुत हृदय से आभारी हूँ, पूरा तेरापंथ युवक परिषद परिवार की ओर से, और मैं पूरी मेरी तेरापंथ युवक परिषद टीम उधना की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि उधना के और सूरत के सभी भाई बंधु अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाए। भले 1000 रुपये मिल रहा हो, 500 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये का महीना नहीं है, लेकिन इस जो हमारा फंड बार बार कट रहा है उसे रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और वो फायदा हमें लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को दिलाना होगा। और व्यवसाय में जो लोन की आवश्यकता है उसके लिए भी हम जुड़े बढ़े। अब
आप सभी का आभार। अब पुनः मंच मैं भाई अर्पित जी नाहर को देना चाहूंगा। उससे पूर्व मिला आप सभी का समय और पूरा साथ, सभी बड़ों का भी रहा, सभी कार्यकर्ताओं के सर पर वात्सल्य से भरा हाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री भी पधारे इस कार्यक्रम में हमारे। हम आप सभी का स्वागत और आभार करके खुद के भाग्य को सवारे। भाई अर्पित जी ने जो संयोजक की दायित्व निभाया और पूरी टीम ने निभाया, जो आज का संचालन भाई अर्पित जी ने किया, जो हमारे नेशनल कमेटी के किशोर मंडल के प्रभारी हैं अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के, वो अभी किशोर मंडल के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिजी है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की परिषद, जो उनकी घर की परिषद है, उसके लिए समय निकाला। सभी का आभार। भाई अर्पित का आभार, उत्कर्ष सिंह खाबिया और वैभव जी दिलीवाल की टीम का आभार, जो संगठन और प्रचार प्रसार की टीम है हमारी, उसका बहुत बहुत आभार। भाई संदीप जी पुनः पुनः आपका आभार। खूब खूब आभार। संदीप सर, एक दो प्रश्न और हमारे पास आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो। अर्पित जी, एक प्रश्न अभी मैंने जो देखा है जी, आपके दो प्रश्न लेंगे, मगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न शायद आपसे छूट गया है। मैं अभी चैट बॉक्स जब देख रहा था, ए वाग्यानी साहब है, उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया है, वो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन माइनॉरिटी एट्रोसिटी बिल डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट या हार्ड कॉपी चाहिए? जी, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी को। बीच में कुछ 1 साल या 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में एक काफी ये न्यूज चली थी कि जैन यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी अभी एट्रोसिटी है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को कोई एट्रोसिटी राइट दिया गया नहीं है, ये मैं सबको क्लियर कर दूं। कोई एट्रोसिटी नहीं है माइनॉरिटीज के लिए। बीच में कुछ महाराष्ट्र में अच्छे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में ये खबर छप गई थी। एक उसका प्रोसेस, कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो सिर्फ एक कैबिनेट में पास हुआ था, तो वो बिल बना नहीं था। मगर पूरे महाराष्ट्र में एक खबर फैल गई कि अभी माइनॉरिटीज कम्युनिटी भी एट्रोसिटी में आएगी, और उसके लिए हम लोगों को भी फोन आने के, फलाना ने ये कर दिया, अपन एट्रोसिटी कर सकते क्या, वो ऐसा हो गया, अपन एट्रोसिटी। कोई एट्रोसिटी का अपने को फायदा मिला नहीं है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को एट्रोसिटी एक्ट लागू भी नहीं होगा। माइनॉरिटी में सिर्फ जैन कम्युनिटी नहीं है, ये मत भूलिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी में 6 कम्युनिटीज है, तो वो बात को ध्यान में रखिए। तो इसलिए वो 6 कम्युनिटी को देखते हुए एट्रोसिटी एक्ट माइनॉरिटी के लिए लागू नहीं होगा और नहीं हुआ है। अभी आपके जो 2 सवाल है आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। जी सर। सर, हमारे सूरत के 2 गणमान्य सदस्य का हमारे पास सवाल आए हैं। एक है नेमीचंद जी कावड़िया, आप अणुव्रत समिति सूरत उधना के अध्यक्ष हैं, और आपका सर सवाल ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई फायदा है क्या? सीनियर सिटीजन के लिए एग्जैक्टली यानी किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो? अभी वैसे देखा जाए तो एक सेहत करके स्कीम आती है जिसमें मेडिकल हेल्प मिलता है, बट वो बहुत निग्लिजिबल है, जो यानी कुछ उतना फायदा नहीं है उसका। बड़ा बहुत नॉमिनल पैसा मिलता है उसमें सेहत स्कीम में। बाकी तो सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे कोई अलग से कोई स्कीम नहीं है। और सर, एक और हमारे गणमान्य सदस्य हैं अलका जी सांखला, आपने ये लिखा है कि लेडीज योगा मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट करना चाहती है, सो अभी हमें क्या फैसिलिटीज मिल सकती है? योगा मेडिटेशन सेंटर यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहती है। ऑफ कोर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस लोन के बारे में मैंने बताया है आपको, तो यू कैन गो थ्रू दैट प्रोसेस। अभी वो कौन सी स्टेट में है और वहां पे स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी एक्टिव है, यानी 2-5 लाख का लोन तो फिर भी 100% उनको ये स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के माध्यम से हो जाएगा, यानी माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो होता है उसके माध्यम से हो जाएगा। जी सर। सर, मैक्सिमम सब कवर हो गए हैं। उसके बाद शायद हमारे सभा अध्यक्ष हमारे से जुड़ रहे हैं। तेरापंथ योग परिषद उधना के सभा अध्यक्ष बसंती लाल जी नाहर, वो जूम पे ही अवेलेबल है। शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट के हिसाब से शायद हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो सर, मैक्सिमम हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कवर हो चुके हैं। तो अब आप से सर मैं अर्पित नाहर सर खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और साथ ही हमारे तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष महोदय भी मेरे साथ स्क्रीन पर आ गए हैं।
तो सर अंत में आपने जो आपका समय दिया, आपने जो कीमती समय दिया और जो कीमती जानकारी दी, जो शायद अल्पसंख्यक के रूप में खाली एक वर्ड के द्वारा ही लोगों को आइडिया था अभी तक कि हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उसके फायदे क्या हैं, उसका मतलब क्या होता है, आज वो आपने हमें बताया है। तो सर पूरे उधना, पूरे जैन समाज, पूरी जैन कम्युनिटी की ओर से आपका खूब खूब आभार। और हम आपको ये विश्वास दिलाएंगे, जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है, कि अब आप इसके लिए दिलो जान से काम करेंगे और जहां पर भी लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है, लोगों को जो भी जानकारी की जरूरत रहेगी, हम इसके ऊपर वर्कआउट करके उन तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, उन तक वो लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आगे भी हम ऐसे कई कार्यक्रम से लोगों को जोड़ते रहेंगे। और जैसे ही आपने बताया था, नई उड़ान, नई रोशनी, यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट, तीर्थ स्थल के लिए जो आपने चीजें बताई, साधु साधियों के विहार के बारे में जो बताया, ट्रस्ट डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में जो बताया, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। और जहां जहां पर लोगों को हम इन सब इंफॉर्मेशन से मतलब जानकारी के द्वारा फायदे पहुंचा पाएंगे, हम इस पे काम करेंगे। इसी के साथ एक मेरा संदीप जी है कि ऑल ओवर इंडिया में हमारी 54 ATDC चल रही है अभी, जिसमें हम लेबोरेटरी चलाते हैं अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद की ओर से। तो उसमें हमें कुछ और बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर अल्पसंख्यक रजिस्ट्रेशन उनका कराएं तो। सारी मशीनरी हमारे पास है, नया कोई डेवलपमेंट उसमें करना हो तो। संदीप जी अनम्यूट कर, संदीप जी को। सर आप अनम्यूट नहीं है, आई थिंक आप म्यूट पे हैं। अर्पित जी मेरी बोलती बंद कर देते हैं। सर आप क्या पूछ रहे थे कि ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो सकता है, जैसे भी तेरापंथी योग परिषद हो गया, वो एक NGO है, तो वो अलग से माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड। एक बात है कि सभी जितने भी अपने NGOs हो गए या ट्रस्ट हो गए, धार्मिक ट्रस्ट हो गए, सभी लोग एक बात ये जरूर कर ले कि अपने बायलॉज में माइनॉरिटी का कॉलम एक जरूर ऐड कर ले फॉर बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो अभी तो NGOs वगैरह के लिए माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड करने का कोई अलग से प्रावधान गवर्नमेंट के इसमें नहीं है। नहीं, जैसे हमारा तेरापंथी ऑलरेडी ट्रस्ट है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी ट्रस्ट हो या ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो माइनॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो सकते हैं NCMEI के अंडर। NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो उसके लिए है ये। अब NGO या आपका बाकी धार्मिक ट्रस्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, अब हमारे बीच हमारे समाज के सर्वोच्च जुड़ चुके हैं, हमें मोटिवेशन के साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के। तो अपने उद्बोधन के साथ श्री बसंती लाल साहब नहार। हेलो, आवाज आ रही है? आराध्य देव को नमन। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला में समुपस्थित अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान संदीप जी साहब कोठारी, महामंत्री जी एवं आपकी टीम, तथा जिनको हम बहुत देर से बहुत ही उत्साह के साथ सुन रहे हैं, अखिल भारतीय जैन माइनॉरिटी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री भंडारी जी एवं आपकी टीम, देवभूतना के अध्यक्ष महोदय, आपकी टीम, संयोजकी टीम, तथा आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी जैन बंधु बहनों, श्रावक श्राविकों को मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा कार्यक्रम देवभूतना ने अवध के निर्देशन में आयोजित किया है, जिससे आज जैन समाज के बहुत सारे भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है कि जो सरकार ने जैन माइनॉरिटी सेंटर के माध्यम से हमारे को जोड़ा है, उसकी यथ किंचित जानकारी भी शायद हमारे श्रावक समाज को नहीं है। और आज बहुत कुछ आपके माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से हमें जानने को मिला। और हमें खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने जो माइनॉरिटी सेल के अंदर जिस प्रकार की फैसिलिटीज दे रखी है, उसमें हमारा जैन समाज बहुत ही
तरह से लाभान्वित हो सकता है। बहुत सारी जानकारी आज हमने प्राप्त करी है और हम चाहते हैं कि जो आज नहीं जुड़े हैं वो भी तेव बुधना के माध्यम से, आभा तेव के माध्यम से जैन माइनॉरिटी सेंटर के साथ जुड़े और अपने व्यवसाय में, अपने समाज में, अपने परिवार में जैन माइनॉरिटी सेंटर के माध्यम से अपने समाज का विकास, अपने परिवार का विकास और इस देश के विकास में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, इन सभी बातों को समाहित करते हुए हमें इस उपक्रम का पूरा लाभ लेना है। मैं पुनः आभा तेव की संपूर्ण टीम को, तेव बुधना के हमारे कर्मठ उत्साही अध्यक्ष जिन्होंने लगातार जब से अध्यक्ष बने हैं, शायद एक आध दिन खाली गया होगा, रोज नए कार्यक्रम और समाजोपयोगी कार्यक्रम, अच्छे प्रभावी कार्यक्रम, समाज के प्रभाव कार्यक्रम आप ला रहे हैं। तो मैं श्री अरुण जी चंडालिया जो वर्तमान में मेरे सह मंत्री भी है संवैधानिक रूप से और हमारा कार्यकाल कल पूर्ण हो रहा है, तो मैं श्री अरुण जी चंडालिया आपकी संपूर्ण टीम को और आज जो संयोजन कर रहा है अर्पित और उनकी टीम को मैं खूब धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि तेव बुधना की विकास यात्रा आभा तेव के मार्गदर्शन में परम पूज्य आचार्य प्रवर के इंगित की आराधना करते हुए सतत चलती रहे, उतना श्रावक समाज की गौरव में वृद्धि करते रहे। पुनः मैं आप सबके लिए खूब धन्यवाद, मंगल कामना और माइनॉरिटी सेंटर से हमारे भंडारी जी और आपकी टीम ने हमें जो आज प्रशिक्षण दिया, हमें जो जानकारी दी है उसके लिए आपको भी खूब धन्यवाद, साधुवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद संदीप जी। और आप सभी से अब हम विदाई लेना चाहेंगे और जो जानकारी आज हमें मिली है, मैं जितने भी लोग जुड़े उनसे यही चाहूंगा कि ये जानकारी आप तक ही सीमित नहीं रखें, आप व्यक्तिगत रूप से, आपकी संस्थागत रूप से सभी जगह पहुंचाए। और एक जो तेरापन योग परिषद या तेरापन समाज उधना का नंबर है 9727811013, इस पे भी आप कोई भी जानकारी हमें भेज सकते हैं। इस नंबर को आप रजिस्टर्ड कर लें। ये ओनली व्हाट्सएप है 9727811013। आभार आप सभी का, धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम।